नमस्ते और स्वागत है। आज हम विज्ञान की एक ऐसी दुनिया में झांक रहे हैं जहां दुश्मन बहुत छोटा है पर उसका असर बहुत बड़ा हो सकता है, वायरस। और हम समझेंगे कि हम इन वायरसों से लड़ने के लिए जो दवाएं बनाते हैं वो आखिर काम कैसे करती हैं। बिल्कुल, हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो एंटीवायरल थेरेपी मतलब वायरस रोधी दवाओं के काम करने के तरीकों को समझाते हैं। और आज हम खास तौर पर HIV और कुछ दूसरे जाने पहचाने वायरसों पर ध्यान देंगे कि उनके खिलाफ दवाएं कैसे काम करती हैं। हाँ, और हमारा मकसद है इस काफी जटिल लगने वाले विज्ञान को थोड़ा आसान बनाना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये दवाएं वायरस की कमजोर कड़ियों को कैसे पकड़ती हैं, मतलब उनके जीवन चक्र के किन हिस्सों पर हमला करती हैं ताकि उन्हें रोका जा सके। हाँ, और ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि हम वायरस को कह सकते हैं उसी के खेल में कैसे हराते हैं। वैज्ञानिक असल में वायरस की अपनी ही ज़रूरतों को, उसकी प्रक्रियाओं को पहचानते हैं और फिर ऐसी दवाएं बनाते हैं जो उन्हीं प्रक्रियाओं में बाधा डाल सकें। एक तरह से जैसे किसी मशीन का कोई जरूरी पुर्जा ही जाम कर देना है। बिल्कुल वैसे ही। तो चलिए इसी नजरिए से HIV को समझते हैं। ये वायरस तो खासतौर पर हमारी इम्यूनिटी की कोशिकाओं CD4+ T सेल्स पर हमला करता है। स्रोत बताते हैं कि इसका पहला कदम होता है कोशिका में घुसपैठ करना, जिसे एंट्री कहते हैं। सही कहा। इस एंट्री प्रक्रिया के भी दो हिस्से होते हैं। पहले वायरस कोशिका की सतह से चिपकता है, अटैचमेंट, और फिर वो कोशिका के अंदर घुस जाता है, पेनिट्रेशन। अच्छा। और कुछ शुरुआती दवाएं इसी कदम पर रोक लगाती हैं, जैसे माराविरोक है, वो वायरस को कोशिका से चिपकने ही नहीं देती। और एक और नाम था शायद एनफ्यूविराइड। हाँ, एनफ्यूविरेटाइड, वो उसके अंदर घुसने के रास्ते में रुकावट डालती है। तो ये एक तरह से वायरस के लिए दरवाजा बंद करने जैसा है। लेकिन मान लीजिए वायरस किसी तरह दरवाजा खोलकर अंदर आ ही गया, कोशिका के अंदर पहुंचने के बाद उसका अगला कदम क्या होता है? अंदर आने के बाद HIV एक बहुत ही अनोखा काम करता है, जो उसकी पहचान भी है। ये एक रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस मतलब इसका जेनेटिक कोड RNA में होता है, DNA में नहीं। बिल्कुल। तो कोशिका के अंदर ये अपने RNA कोड को DNA कोड में बदलता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, उल्टा ट्रांसक्रिप्शन। हाँ, और इसके लिए उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम के एक खास एंजाइम की जरूरत होती है। ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए किसी दूसरी भाषा की किताब का अपनी भाषा में अनुवाद करना ताकि उसे पढ़ा जा सके। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन HIV दवाओं के लिए एक बहुत बड़ा निशाना रहा है ना? मैंने सुना है कि कई दवाएं इसी एंजाइम को रोकती हैं। बिल्कुल, ये तो HIV थेरेपी की कह सकते हैं रीढ़ रही है। इन दवाओं को मोटे तौर पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स कहते हैं। इसमें भी प्रकार हैं शायद, NRTIs और... हाँ, दो मुख्य प्रकार हैं। एक है NRTIs, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। ये दवाएं जैसे टेनोफोवीर या लैमिवुडीन ये वायरस को धोखा देती हैं। धोखा कैसे? ये DNA बनाने के लिए जो जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, न्यूक्लियोसाइड, उनके जैसे दिखते हैं पर असल में नकली होते हैं। तो जब एंजाइम इन्हें इस्तेमाल करके DNA बनाने की कोशिश करता है तो प्रक्रिया बीच में ही रुक जाती है। अच्छा, नकली ईंटवादी। हाँ, कुछ वैसा ही। और दूसरे हैं NNRTIs, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, जैसे एफाविरिन्स। ये दवाएं सीधे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से ही चिपक जाती हैं और उसके काम करने के तरीके को बिगाड़ देती हैं। पर नतीजा दोनों का एक ही है, वायरस अपना RNA को DNA में नहीं बदल पाता। सही, अनुवाद का काम ही रोक दिया जाता है। लेकिन अगर वायरस ये बाधा भी पार कर ले और अपना DNA बना ले, तब क्या? तब वायरस का अगला लक्ष्य होता है अपने इस नए बने DNA को हमारी कोशिका के अपने DNA के साथ जोड़ देना, मतलब इंटीग्रेट कर देना। इसे इंटीग्रेशन कहते हैं। हाँ, इंटीग्रेशन। और इसके लिए वायरस एक और एंजाइम का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है इंटीग्रेस। ये समझिए कि जैसे किसी किताब में बाहर से लाकर कुछ पन्ने जोड़ देना। और एक बार वायरस का DNA हमारे DNA का हिस्सा बन गया तो हमारी कोशिका उसे अपना ही समझने लगती है और फिर अनजाने में वायरस के निर्देश मानने लगती है। ये तो बहुत चालाकी भरा कदम है। तो क्या इसे रोकने के लिए भी दवाएं हैं? हाँ, बिल्कुल है। इन दवाओं को इंटीग्रेज इनहिबिटर्स कहा जाता है, जैसे डोलुटेग्राविर या बिक्टेग्राविर। ये दवाएं इसी श्रेणी में आती हैं। और ये कैसे काम करती हैं?
ये इंटीग्रेज एंजाइम को अपना काम करने से रोकती हैं। मतलब वो वायरस के डीएनए को हमारे डीएनए में चिपकने या जुड़ने नहीं देती। ये एक और महत्वपूर्ण दीवार है जो वायरस के रास्ते में खड़ी की जाती है। तो हमने एंट्री रोकी, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रोका, फिर इंटीग्रेशन रोका। अगर वायरस इन सब से भी बच निकले और उसका डीएनए हमारे डीएनए से जुड़ जाए तो फिर कोशिका के अंदर क्या होता है? अगर इंटीग्रेशन हो जाता है तो फिर कोशिका की अपनी मशीनरी, जो सामान्य रूप से हमारे जीन से जरूरी प्रोटीन बनाती है, हाँ, अब वो उस वायरल डीएनए से वायरल आरएनए और फिर वायरल प्रोटीन बनाना शुरू कर देती है। यानी कोशिका अब अनजाने में वायरस के लिए एक फैक्ट्री बन जाती है, उसके पुर्जे बनाने लगती है। और इन पुर्जों को जोड़कर नया वायरस बनता होगा। इसमें भी कोई रोकथाम है? कोई तरीका इसे रोकने का? हाँ, यहीं पर एक और महत्वपूर्ण एंजाइम काम आता है, प्रोटीएज। प्रोटीज? हाँ, जब वायरल प्रोटीन बनते हैं तो वे अक्सर लंबी, मतलब इनएक्टिव लड़ियों के रूप में होते हैं। प्रोटीज एंजाइम एक कैंची की तरह काम करता है। हाँ, और इन लंबी लड़ियों को सही आकार और साइज में काटता है ताकि वे नए फंक्शनल वायरस कण बनाने के लिए तैयार हो सके। बिना सही कटाई के ये प्रोटीन बेकार होते हैं। समझ गया। जैसे दर्जी कपड़े के थान को काटकर पहनने लायक कमीज बनाता है, वैसे ही प्रोटीएज इन प्रोटीनों को काम लायक बनाता है। और मुझे लगता है यहाँ भी दवाएं होंगी। बिल्कुल सही सोचा आपने। प्रोटीएज इनहिबिटर्स इसी काम के लिए हैं। दवाएं जैसे एटाज़ानावेर या डारुनावेर, ये इस प्रोटीएज एंजाइम की कैंची को ही जाम कर देती हैं। अच्छा। वो एंजाइम को प्रोटीन की लड़ियों को सही ढंग से काटने नहीं देती। नतीजा ये होता है कि जो नए वायरस कण बनते भी हैं, वे अधूरे होते हैं या ठीक से काम नहीं कर पाते। मतलब वो दूसरी कोशिकाओं को संक्रमित नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, वे नॉन इन्फेक्शियस होते हैं। तो एचआईवी के मामले में हम देख रहे हैं कि इलाज एक मल्टी लेवल स्ट्रैटेजी है। वायरस के जीवन चक्र के अलग अलग कदमों पर एक साथ हमला किया जा रहा है। हाँ, और यही आधुनिक एचआईवी उपचार का आधार है। इसे अक्सर कॉम्बिनेशन थेरेपी या HAART हार्ट कहते हैं। हार्ट? हाँ, आमतौर पर मरीजों को एक साथ 3 या ज्यादा ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो अलग अलग चरणों पर काम करती हैं। जैसे एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को रोके, एक इंटीग्रेज को और शायद एक प्रोटीएज को। और इसका फायदा? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि वायरस के लिए इन सभी दवाओं के खिलाफ एक साथ रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध, विकसित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर वो एक दवा से बच भी जाए तो दूसरी या तीसरी उसे पकड़ लेती है। और ये समझना वाकई महत्वपूर्ण है कि इस कॉम्बिनेशन थेरेपी ने एचआईवी को, जो कभी एक जानलेवा बीमारी मानी जाती थी, उसे एक प्रबंधनीय, मतलब मैनेजेबल स्थिति में बदल दिया है। ये चिकित्सा विज्ञान की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। निश्चित रूप से इसने लाखों लोगों के जीवन को बचाया है और बेहतर बनाया है। चलिए, अब एचआईवी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य वायरसों के खिलाफ काम करने वाली दवाओं पर नजर डालते हैं। स्रोत बताते हैं कि यहाँ भी कुछ मुख्य रणनीतियां हैं। हाँ, यहाँ मोटे तौर पर 2 मुख्य तरीके दिखते हैं। पहला, वायरस के जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए या आरएनए, उसको कॉपी होने से रोकना। इसे न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस रोकना कहते हैं। ठीक है। और दूसरा? दूसरा, नए बने वायरस कणों को संक्रमित कोशिका से बाहर निकलने से रोकना, यानी वायरस रिलीज को बाधित करना। तो पहले न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को रोकने वाली दवाओं की बात करते हैं। हर्पीज वायरस बहुत आम है, जैसे मुंह या जननांगों में छाले पैदा करने वाला HSV, या फिर चिकन पॉक्स और शिंगल्स करने वाला VZV। इनके लिए दवाएं कैसे काम करती हैं? हर्पीज वायरसों के लिए एसाइक्लोवेर एक बहुत जानी-मानी दवा है। ये ग्वाइनोसिन एनालॉग है, मतलब ये डीएनए बनाने के लिए जरूरी एक बिल्डिंग ब्लॉक जैसा दिखता है, लेकिन है नकली। फिर से वही नकली बिल्डिंग ब्लॉक वाली बात। हाँ, वही रणनीति। जब हर्पीज वायरस अपना डीएनए कॉपी करने की कोशिश करता है और गलती से एसाइक्लोवीर को इस्तेमाल कर लेता है, तो डीएनए की चेन वहीं रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती। इसी तरह गैंसिक्लोवीर है, जो साइटोमेगैलोवायरस CMV के खिलाफ काम करती है। CMV उन लोगों में गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो। तो यहाँ भी वही नकली बिल्डिंग ब्लॉक वाली रणनीति काम आ रही है, जैसे HIV के NRTs में थी। क्या और भी तरीके हैं न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस रोकने के? हाँ, कुछ दवाएं सीधे उन एंजाइमों को निशाना बनाती हैं जो डीएनए बनाने के लिए जरूरी हैं, जैसे डीएनए पॉलीमरेज। फॉस्कारनेट एक ऐसी दवा है जो सीधे इस एंजाइम को रोकती है। ये तब ज्यादा उपयोगी होती है जब वायरस एसाइक्लोवीर जैसी दवाओं के प्रति
प्रतिरोधी हो जाए। अच्छा, रेजिस्टेंस के केस में। हाँ, एक और उदाहरण टेनोफोबिर है, जिसे हमने HIV में भी देखा था। हाँ बिल्कुल। ये हेपेटाइटिस बी वायरस के खिलाफ भी काम करती है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी वायरस भी अपनी कॉपी बनाने के लिए एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जैसा एंजाइम का इस्तेमाल करता है। ये दिलचस्प है कि एक ही दवा अलग अलग वायरस पर काम कर सकती है अगर उनका कोई महत्वपूर्ण तरीका मिलता जुलता हो। अब फ्लू मतलब इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं। ये भी बहुत आम है। क्या इसके लिए भी खास दवाएं हैं? हाँ, इन्फ्लुएंजा के लिए भी लक्षित दवाएं हैं। एक प्रमुख वर्ग है न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स। न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स, इसमें कौन सी दवाएं आती हैं? इसमें ओसेल्टामिविर, जिसे अक्सर टैमीफ्लू ब्रांड नाम से जाना जाता है, और ज़ैनामिविर शामिल है। ये दवाएं वायरस के जीवन चक्र के बिल्कुल आखिरी चरण पर काम करती हैं। आखिरी चरण मतलब जब वायरस कोशिका से बाहर निकल रहा होता? बिल्कुल। इन्फ्लुएंजा वायरस की सतह पर न्यूरामिनिडेज नाम का एक एंजाइम होता है। जब नए वायरस कण कोशिका के अंदर बन जाते हैं, तो ये एंजाइम उन्हें कोशिका की सतह से छोड़ने या रिलीज करने में मदद करता है, ताकि वे जाकर दूसरी कोशिकाओं को संक्रमित कर सकें। ठीक है। ओसेल्टामिविर जैसी दवाएं इसी न्यूरामिनिडेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती हैं। तो नतीजा ये होता है कि नए बने वायरस कण कोशिका से ठीक से बाहर नहीं निकल पाते, वो वहीं फंसे रह जाते हैं और संक्रमण का फैलाव रुक जाता है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल अलग तरीका हुआ। HIV दवाओं की तरह अंदर की प्रक्रियाओं को रोकने के बजाय ये वायरस को बाहर निकलने से रोक रहा है। ये दिखाता है कि वायरस को रोकने के कितने अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। सही कहा। और एक और इन्फ्लुएंजा दवा है बैलोक्साविर। वो एक अलग एंजाइम एंडोन्यूक्लेज को निशाना बनाती है। ये एंजाइम वायरस को कोशिका के अंदर अपनी कॉपी बनाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए चाहिए होता है। तो ये दिखाता है कि वैज्ञानिक लगातार वायरस के जीवन चक्र में नई कमजोर कड़ियां खोज रहे हैं। ये सब सुनकर ये साफ होता है कि एंटीवायरल दवाएं बनाना कितना जटिल काम है। आपको वायरस की अंदरूनी मशीनरी को बहुत बारीकी से समझना होता है और फिर ऐसी चाबियां बनानी होती हैं जो सिर्फ वायरस के तालों में फिट हों, हमारे शरीर के तालों में नहीं। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी चुनौती है, विशिष्टता, स्पेसिफिसिटी। दवा ऐसी हो जो वायरस को तो रोके, लेकिन हमारी अपनी कोशिकाओं को कम से कम नुकसान पहुंचाए। क्योंकि वायरस हमारी ही कोशिका की मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भेद करना मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये तो है। इसीलिए वो एंजाइम या प्रोटीन जो सिर्फ वायरस में होते हैं या हमारे एंजाइमों से काफी अलग होते हैं, जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज, न्यूरामिनिडेज, वो दवाओं के लिए सबसे अच्छे लक्ष्य बनते हैं। तो आज हमने एंटीवायरल दवाओं की दुनिया की एक कह सकते हैं विस्तृत झलक देखी। हमने समझा कि कैसे HIV जैसे जटिल रेट्रोवायरस से लेकर फ्लू और हर्पीस जैसे आम वायरसों तक वैज्ञानिक उनके जीवन चक्र के विभिन्न चरणों को, चाहे वो कोशिका में प्रवेश हो, जेनेटिक कोड की नकल हो, प्रोटीन निर्माण हो या फिर बाहर निकलना हो, निशाना बनाकर उन्हें नियंत्रित करने के तरीके विकसित करते हैं। ये सचमुच लक्षित चिकित्सा यानी टारगेटेड थेरेपी का एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, और ये विज्ञान लगातार विकसित हो रहा है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात सोचने की है। वायरस अविश्वसनीय रूप से अनुकूलनीय होते हैं। वो लगातार बदलते रहते हैं, जिसे हम उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि वे समय के साथ मौजूदा दवाओं के प्रतिरोधक क्षमता मतलब रेजिस्टेंस विकसित कर सकते हैं। ये दवा बनाने वालों और वायरसों के बीच एक निरंतर दौड़ है। ये तो चिंता की बात है। तो आगे क्या, मतलब भविष्य के लिए क्या सोचा जा रहा है? यही भविष्य के लिए बड़ा सवाल है। प्रभावी एंटीवायरल थेरेपी विकसित करते रहने के लिए हमें किन नई रणनीतियों पर ध्यान देना होगा? क्या हमें वायरस के जीवन चक्र के उन पहलुओं को निशाना बनाना होगा जिन्हें हम अभी पूरी तरह समझते नहीं हैं, या शायद हमें रणनीति बदलनी होगी? सीधे वायरस पर हमला करने के बजाय क्या हमें अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को ही मजबूत करने या उसे वायरस से बेहतर तरीके से लड़ने में मदद करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आने वाले समय में एंटीवायरल रिसर्च की दिशा तय करेंगे। निश्चित रूप से ये एक महत्वपूर्ण विचार है जिस पर निरंतर काम करने की जरूरत है, ताकि हम इन छोटे लेकिन शक्तिशाली दुश्मनों से लड़ने में हमेशा तैयार रहें।